हो गया स्टार्ट। चलो तो बेटे प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइजन रेशियो तक लिखना था। पॉइजन रेशियो क्या होती है एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। एक रॉड है, लेंथ एल है, रेडियस कितना है आर, स्ट्रेच किया, लेंथ बढ़ गई, रेडियस सेम रहेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाए, थिनिंग, इसको बोलते हैं थिनिंग ऑफ ए वायर। तो लेंथ में चेंज आया, लेंथ में जो चेंज आता है उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करते हैं, क्या मिलता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन हमेशा कैसे आता है? चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ओवर ओरिजिनल। लेटरल स्ट्रेन क्या आएगा? चेंज इन रेडियस ओवर ओरिजिनल रेडियस। ठीक है, वो निकाल लेंगे। ठीक है, फिर पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लेटरल स्ट्रेन ओवर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। फॉर्मूले वैल्यू डालनी, आंसर निकाल देना। माइनस साइन क्यों आ रहा है? कि जब लेंथ इंक्रीज होती है तो रेडियस क्या होता है? कम होता है। सो वो उसमें जो चेंज है नेगेटिव आ रहा है इसके लिए। थ्योरेटिकल वैल्यू इसकी -1 to 0.5 होनी चाहिए। और ये एमसीक्यू का पार्ट भी होता है, एमसीक्यू पेपर में आता है कि पॉइजन रेशियो की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1, मैक्सिमम कितनी होती है? और ये थ्योरेटिकल है, पेपर पे लिखी हुई है, बट रियल लाइफ में हमारे पास जितनी भी पॉइजन रेशियोज आती हैं वो 0 से 0.5 तक होती हैं। और रबर हमेशा पॉइजन रेशियो मैक्सिमम होता है, रबर का 0.48 अराउंड है रियल लाइफ में, कि 0.4849 तक रबर पहुँच जाता है। ये वैल्यू दोनों लिख ली आपने कॉपी पे रियल लाइफ में। ठीक है, लास्ट अब सारे तरह के मॉडल्स पढ़ लिए हमने। 3 मॉडल्स पढ़े हैं, यंग्स मॉडल्स वाई, बल्क मॉडल्स बी, रिजिडिटी मॉडल्स या शेयर मॉडल्स ईटा, ये एन नहीं है, ईटा है, और सिग्मा कौन है? पॉइजन रेशियो। इन सभी में रिलेशन, इन एग्जाम दे कैन आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। या 1 मार्क पूछ लेंगे, वाई ईटा बीटा में क्या रिलेशन होगा, वाई ईटा सिग्मा में क्या होगा, वाई बीटा बी और सिग्मा में क्या होगा, फिर सिग्मा बीटा ईटा में क्या होगा। तो ये रिलेशन क्रैम करने पड़ते हैं हमें। ठीक है, इनके प्रूफ नहीं है सिलेबस में हमारे पास, वी हैव टू लर्न दिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट, ये सारे लिखने हमने। अब इलास्टिसिटी पढ़ ली है। इस चैप्टर का मेन पर्पस ये था, ये बताना अलग अलग मटेरियल हैं, उनको डिस्टॉर्ट करने के लिए, शेप को चेंज करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए, वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए यू नीड सम फोर्स। किस मटेरियल में ज़्यादा फोर्स लगाएं, किस मटेरियल में कम लगाएं। जैसे रबर बैंड को शेप चेंज करने के लिए बड़ा ईजी है, थोड़ी सी फोर्स लगाओ, उसकी इलास्टिसिटी लो है। बट स्टील को अगर डिफॉर्म करना है तो फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। जिसका मॉडुलस ज़्यादा है उसकी शेप चेंज करना डिफिकल्ट है, जिसका मॉडुलस कम है शेप चेंज करना। पहला, द बॉडी विच रिक्वायर ग्रेटर डिफॉर्मिंग फोर्स to produce a certain change in a dimension is more elastic। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब बताओ, स्टील को स्ट्रेच करना इजी है क्या रबर को? तो रबर में कम फोर्स लगानी है ना। अगर रबर में कम फोर्स लगानी पड़े तो वो मोर इलास्टिक होगा कि लेस इलास्टिक? पढ़ो क्या है, अगर फोर्स ज़्यादा, डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी क्या है? ज़्यादा। तो हमें जनरली ये बताया जाता है जो इजीली शेप चेंज करते हैं वो इलास्टिक है, बट एक्चुअली इट इज लेस इलास्टिसिटी। इलास्टिक वर्ड जो हमने पढ़ा है, एक होता है हमारे पास, जैसे सपोज करो स्टील को खींच रहे हैं, नहीं हो रहा कुछ, इस पेन को मैं खींचू नहीं चेंज आ रहा, बड़ी ज़्यादा फोर्स है, नहीं, इसको बेंड करना ही बहुत डिफिकल्ट है। बट प्लास्टिक को बेंड करना, इसमें कम फोर्स पे बेंडिंग हो जाएगी, इसमें ज़्यादा फोर्स पे होगी, तो ज़्यादा इलास्टिसिटी किसकी हुई? स्टील की। ये है पहला पॉइंट। ये इस चैप्टर का कंक्लूजन है। More the elasticity, more deforming force you need to stretch a body, to compress a body, to change the shape of the body। ठीक है। Second, water is more elastic than air। What does it mean? ज़्यादा मॉडुलस किसका है? इसके में पानी और एयर में कौन सा मॉडुलस पढ़ते हैं? यंग्स, बल्क मॉडुलस के रिजिडिटी, शेयर मॉडुलस। यंग मॉडुलस कब यूज़ करते हैं? व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग ए सॉलिड, यू आर चेंजिंग लेंथ। पानी की लेंथ होती है कोई? पानी का तो वॉल्यूम होता है। किस मॉडुलस में वॉल्यूम चेंज होता है? बल्क में। क्या चेंज होता है? बल्क में वॉल्यूम चेंज होता है। जिसका वॉल्यूम चेंज करना इजी है उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी? जिसका वॉल्यूम चेंज करना डिफिकल्ट है उसकी इलास्टिसिटी। और बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आउट ऑफ वाटर एंड एयर विच इज मोर कंप्रेसिबल? एयर ज़्यादा कंप्रेसिबल है तो एयर क्या है? लेस इलास्टिक। आ गया ना, पानी मोर इलास्टिक। सो एज द वॉल्यूम चेंज इन वाटर इज लेस फॉर द सेम अप्लाइड प्रेशर। आप प्रेशर अप्लाई करो, पानी में वॉल्यूम चेंज आएगा, गैसेज में भी आएगा, बट ज़्यादा जल्दी कौन कंप्रेस करेगा? कौन अपनी शेप जल्दी चेंज करेगा? तो जितनी जल्दी कोई शेप चेंज कर रहा है इलास्टिसिटी उसकी क्या है? कम है।
ग्रेटर द वैल्यू मॉडुलस, यही पढ़ रहे हैं ना, मोर इलास्टिक द मटीरियल। तो कोई मटीरियल ज़्यादा इलास्टिक है, कम इलास्टिक है, कैसे पता चलता है? मॉडुलस से। कितने तरह के मॉडुलस हैं? 3। वाई यंग्स मॉडुलस फॉर सॉलिड व्हेन वी आर चेंजिंग द लेंथ, बल्क मॉडुलस व्हेन वी आर चेंजिंग वॉल्यूम, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शेयर मॉडुलस व्हेन वी आर चेंजिंग शेप। कहते हैं गैसेस बीइंग मोस्ट कंप्रेसिबल, ये ठीक है, सबसे ज़्यादा जल्दी शेप ये चेंज करेंगे। व्हेन गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल, ये क्या लिखा हुआ? आर लीस्ट इलास्टिक, क्या मीनिंग है? व्हाट डज इट मीन आर लीस्ट इलास्टिक? यू कैन ट्राइंग, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रेच कर रहे हैं। देखो गैसेस बड़ी जल्दी कंप्रेस हैं, बड़ी, आपने कितना बीकर लिया या बलून ले लो, बलून को ऐसे करो साथ ही फट जाएगा, बट ये सॉलिड को ऐसे करूँ, होना कुछ नहीं होना ना, बड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा के टूटेगा या कंप्रेस होगा। व्हाट डज इट मीन? अगर इसमें एफर्ट बहुत लगाना पड़ रहा है, ये मोर इलास्टिक है, गैसेस क्या हैं? जो जितना लेस इलास्टिक होगा कंप्रेसिबिलिटी उतनी। ये इस चैप्टर का क्या है? कंक्लूजन। चैप्टर बहुत इजी है, मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं पेपर में, न्यूमेरिकल, हम आगे एमसीक्यू करेंगे एनसीईआरटी में, ठीक है, और कुछ नहीं आना, और सारे आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अच्छा, कहते गैसेज ये हमने पढ़ लिया, ये नीचे पढ़ो क्या कह रहा है? बल्क मॉडल सबसे ज़्यादा किसका है? कौन सा मॉडुलस है जो तीनों स्टेट पे अप्लाई होता है? यंग्स सॉलिड पे अप्लाई होना है, शेयर्ड मॉडुलस सॉलिड्स पे अप्लाई होना है क्योंकि गैसेज पानी की लिक्विड की शेप नहीं होती, और बल्क तीनों में, क्योंकि तीनों का वॉल्यूम वी कैन चेंज। आप वॉल्यूम सॉलिड को कंप्रेस करो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो, गैसेज को चेंज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन है तीनों में? फिर कौन आता है? और लीस्ट कौन है? गैसेज। सो इलास्टिसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, मैंने अभी बताया, क्या इसकी शेप चेंज होगी कभी? ना लेंथ चेंज होनी है, ना शेप चेंज होनी है, ना वॉल्यूम चेंज होना, इनफाइनाइट। डायमंड, कार्बोरंडम, ये नियरेस्ट रिजिड बॉडी है, नियरेस्ट। आइडियल रिजिड बॉडी कोई नहीं है हमारे पास, बट आपने पढ़ा होगा डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। डायमंड कट, डायमंड पढ़ा ना, डायमंड को तराशने के लिए, उसके फेसेस कट करने के डायमंड की पिन चाहिए होती है। हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है ना हमारे पास। जो चीज़ हार्डेस्ट है, शेप चेंज नहीं कर रही, उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी कि लो होगी? ठीक है, ये क्लियर होगी चीज़। अब अपनी कॉपी में लिखो 3 मार्क क्वेश्चन। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हमने इसको समझना। आपको पेपर में 3 मार्क क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये हर सॉलिड के लिए एप्लीकेबल होता है। ये कर्व बनाना हमने, क्या ये कर्व विजिबल आपको? कर्व में देखो O से P तक स्ट्रेट लाइन है, दिस मीन यू आर इंक्रीजिंग द स्ट्रेन, यू आर चेंजिंग द शेप। मान लेते हैं मैंने कैसे ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, हुक लगा हुआ, पर हुक में एक वायर लगाई, वायर के नीचे एक पैन लगा दिया, पैन में पहले 1 kg वेट डाला, फिर 2 kg, 3 kg, 4 kg डालते गए, लोड बढ़ता जाएगा, वायर के अंदर डीफॉर्मिंग फोर्स नीचे से क्या होती जाएगी, तो वायर स्ट्रेच होनी शुरू हो जाएगी। शुरू में क्या होता है, इनिशियल जितना स्ट्रेन लगाओगे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल, दोनों क्या हैं? प्रोपोर्शनल। अप टू पॉइंट बी दे आर प्रोपोर्शनल। अपनी कॉपी पे लिखो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हमने पहले भी किया हुआ, इसको बोलते हैं हुक्स लॉ। कौन सा लॉ है ये? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में क्या होता है, मोर द स्ट्रेन यू अप्लाई मोर द स्ट्रेस देयर विल बी। स्ट्रेन आप क्या कर रहे हो, शेप चेंज कर रहे हो, कैसे? डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के। स्ट्रेन बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, ये वायर है, इसको अगर मैं अभी लूज है, ग्रिप लूज है ना, मैं तो खींच रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग डीफॉर्मिंग फोर्स, पटेगा टूट रही है, इसका मतलब इसके अंदर स्ट्रेन डेवलप हुआ है। स्ट्रेन डेवलप किसने करता है? रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये वाली तार जल्दी टूटेगी कि स्टील की तार जल्दी टूटेगी? इतनी डायमेंशन की ये वाली, क्योंकि इसकी इलास्टिसिटी कम है। पी पॉइंट के बाद कर्वनेस आ गई ना कर्व। अप टू पी लिखो अपनी कॉपी पे, अपना लिखना स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन लिखो नीचे, टिल दिस लिमिट या टिल दिस प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन्ड, टिल दिस प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन, जब तक ये प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन रहती है, टिल दिस प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन्ड, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आर एप्लीकेबल। जो मॉडल्स आपने पढ़े वो सारे एप्लीकेबल होंगे। और इस लिमिट को बोलते क्या है? इलास्टिक लिमिट। क्या बोलना आपने इसको?
जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, जिस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका मीनिंग आप अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर हो। जैसे ही आपने मान लो ये ग्राफ जो बन रहा है ना, स्ट्रेन डेवलप हो रहा है अप टू 5 मिलीमीटर तक, 5 से जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेच ज़्यादा किया, ग्राफ कर्व हो गया, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो गई, वायर में परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो गया। परमानेंट का मतलब हो गया वायर परमानेंटली खींची गई विद इन इलास्टिक लिमिट। पी पॉइंट से पहले पहले तक अगर आपने स्ट्रेच किया भी है, वेट हटा देते हो, बॉडी वापस अपनी शेप गेन कर लेगी, नो चेंज, ठीक है। बट अगर आप पी से बियॉन्ड उसको फोर्स लगाते हो तो शेप परमानेंटली क्या हो जानी है, चेंज हो जानी है। नहीं, उसके बाद रिस्टोर नहीं होगी, उसको बोलते हैं परमानेंट सेट इज डेवलप्ड। रबर बैंड है, थोड़ा स्ट्रेच करें, छोड़ें, वापस आता है और स्ट्रेच करें। बट अगर आपने बहुत स्ट्रेच करके छोड़ा, वो ऐसे तक आ जाएगा, खुल जाएगा, परमानेंटली डिस्टॉर्शन, ठीक है। जब कोई चीज़ परमानेंटली स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है, तब आप जितने मर्जी मॉडुलस पढ़ लो, सब फेल हो गए हैं। मॉडुलस आर ओनली वैलिड विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। पी पॉइंट, ई पॉइंट से ज़्यादा क्या हुआ, आपने और स्ट्रेन लगाई, यहाँ पे ना एफ पॉइंट का बिहेवियर ना जिगजैग बना देना। क्या बना देना, जिगजैग का मीनिंग होता है अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। कभी स्ट्रेन बढ़ रहा है, कभी स्ट्रेस बढ़ रहा है, कभी स्ट्रेन कम हो गया, स्ट्रेस बढ़ गया, कुछ भी हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल, कांट प्रिडिक्ट। इस रीजन को बोलते हैं थिनिंग ऑफ द वायर। क्या बोलते हैं? तो जैसे ही ए से बी तक जाएंगे, सडनली देखो क्या है, स्ट्रेन बढ़ रहा है नॉर्मल पेस पे, स्ट्रेस से एकदम से क्या हो गया, बढ़ गया। और बी पॉइंट के एकदम कर्व क्या आ गया, सी पॉइंट को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट का मतलब होता है जब वायर टूट गई, आप वेट लगाई जा रहे हो एक के लिए 1 kg, 1.5, 2, 3, 4, वो लोड नीचे हैवी होता आ रहा है, स्ट्रिंग क्या होती जा रही है, स्ट्रेच होती जा रही है। एक टाइम आएगा जब स्ट्रिंग में थिनिंग शुरू हो, पतली होनी शुरू हो जाएगी, अचानक से वायर में क्रैक आ जाएगा, टूट जाएगी। ये चीज़ क्लियर हो गई, ये ठीक है। अब मेरे को आपने इस ग्राफ को देख के बताना है। स्टील के बर्तन है, ऊपर टेरेस से भी नीचे गिर जाए कुछ नहीं होता, ना डेंट पड़ता है ना कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। तो कच का गिलास इत्थों ही नीचे गिर जाए, फर्क किस चीज़ है बेटे, यील्ड पॉइंट, सी वाला पॉइंट। सी वाला पॉइंट का मीनिंग कोई चीज़ के ऊपर जैसे ही फोर्स लगी, साथ ही क्या हो गया, क्रैक आ गया, डेवलप, डिस्टॉर्ट हो गया। क्या ग्लास जो होता है, कच का गिलास टेबल से नीचे गिरता है, गिरते हुए एकदम से ब्रेक हो जाता है कि उसकी थिनिंग भी होती है, थिनिंग तो नहीं होती उसमें, ये वाला रीजन ही नहीं होता, ये वाला रीजन। और क्या जो ग्लास है वो इलास्टिक है, सी कच का ग्लास नहीं है ना इलास्टिक, उसमें ये रीजन बड़ा छोटा होगा। आपने थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की, साथ ही क्या ना, सी पॉइंट, यील्ड पॉइंट उसने टूट जाना, समझ लगे पहले। और स्टील में क्या होगा, स्टील की वायर को खींची जाओ, कि कॉपर की वायर देखिए ना, पतली सी कॉपर वायर होती है, कितना ज़्यादा खींचता है बट ब्रेक हो रही है। हाँ, उसमें थिनिंग आ गई हुई है, उसमें ये वाला रीजन बहुत बड़ा होगा बट ये वाला रीजन बड़ी दूर जाके है, ठीक है। तो अगर आपने कॉपर वायर यूज़ कर रहे हो, उसमें ये रीजन ज़्यादा है, क्यों, हाईली डक्टाइल है। ब्रिटल मटेरियल में ये सी वाला पॉइंट पहले ही आ जाता है, डक्टिलिटी वाला पॉइंट ही नहीं आता। इलास्टोमर कौन होते हैं, स्ट्रेच करो छोड़ो वापस आ गए, स्ट्रेच किया छोड़े, उसमें पी पॉइंट आगे जाके आएगा, समझ लगी पहले। सो इस ग्राफ के ऊपर लिख लो, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ लिख दिया, लिखो यू हैव टू एक्सप्लेन एवरी रीजन इन एग्जाम, O to P, P to E, E to A to B, B to C, सारे लिखे हुए हैं। देखो नोट्स में एवरीथिंग इज मेंशन, जो जो मैंने बताया है ना, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, थिनिंग ऑफ द वायर, एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। 3 मार्क। वीडियो चल रही है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। ये ग्राफ प्लॉट कैसे होता है, वायर के साथ एक पैन लगाना है, पैन में वेट ऐड करी जाना है, पहले 30 ग्राम 40 50 ग्राम करते जाओ ऐड। आप धीरे धीरे वायर की लेंथ को, पीछे स्केल लगा होगा, वायर की लेंथ नोट करी जाओ, वायर की लेंथ नोट करके स्ट्रेन मिलेगा, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, वेट कितना डाला है उसको जी से मल्टीप्लाई करो तो स्ट्रेस फोर्स मिलेगी, फोर्स को एरिया से डिवाइड करोगे वायर के क्या मिलेगा, स्ट्रेस। तो मिलेगी पहले। ये एक्सपेरिमेंट खुद भी घर पे भी कर सकते हैं, आपको बस मेजरमेंट के लिए स्केल चाहिए, ठीक है, और वेट चाहिए बस। आप किसी भी वायर, आप आयरन की वायर का प्लॉट बना सकते हो, नॉर्मल धागा होता है वह बना सकते हैं, वुलन का भी बना सकते हैं, फिर नाइलन फाइबर उसका भी बना सकते हैं। सभी में ग्राफ ऐसा ही बनता है, किसी में ये वाला रीजन छोटा होता है, किसी में ये रीजन बड़ा होगा, किसी में ये पहले आ जाएगा, किसी में बहुत बाद में आएगा,
ठीक है, क्लियर होगी चीज। सो यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट जितनी दूर होंगे उतनी थिनिंग होगी। मेलेबल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, सी इज वेरी लार्ज। जिसमें सी पहले आ जाएगा वो ब्रिटल है, जल्दी टूट जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया पहला। प्योर आयरन का जो ग्लास बनेगा ना, प्योर आयरन की कुकरी आइटम बनावांगे, इतों सुटांगे और टूट जाएगी। प्योर आयरन इज ब्रिटल इन नेचर, उसमें ये वाला रीजन सीधे सी आता है। और आयरन के अंदर हमने क्या डाल दिया, क्रोमियम डाल दिया, निकल डाल दिया, कार्बन डाल दिया, स्ट्रेंथ बढ़ गई। उसमें ये रीजन कहाँ आना है, दूर आना है। समझ लगी पहले, कोई डाउट? 3 मार्क क्वेश्चन लिख लिया, लिख लो 3 मार्क क्वेश्चन, वो आना है। प्लस लिखो, लिखो क्या आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पेपर में किसके लिए पूछेंगे, ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल, इलास्टोमर्स। ब्रिटल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल एंड इलास्टोमर्स। पेपर में ना ये आते हैं, ये एनसीईआरटी बुक में भी है। इलास्टोमर को होते हैं रबर बैंड, जब थोड़ा स्ट्रेच करो, जिसमें पी रीजन ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा लेंथ पे होगा, कि भाई आप ज़्यादा फोर्स लगाइए, छोड़ा वापस आ गए, और ज़्यादा लगाइए, छोड़ा वापस आ गए। परमानेंट सेट डेवलप होने के चांसेस कम है लोअर फोर्सेस पे। बट अगर आप उसकी लिमिट को क्रॉस करते हो, वो एकदम रबर बैंड देख लेना, नॉर्मल रबर होता है ना, खिंचो, खिंचाएगा खिंचाएगा, ज़्यादा करोगे टूट जाएगा, थिनिंग नहीं होती, सीधा ही ब्रेक आता है। ठीक है, इट इज नॉन डक्टाइल। ठीक है, तो ये सारे आपने लर्न करने पॉइंट्स। ठीक है, नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आंसर निकालने हैं ना अपने, तो जो स्ट्रेट पाथ था ना, स्ट्रेट वाला, मैं ओनली आस्किंग अबाउट द स्ट्रेट ओपी पाथ, उसका स्लोप निकाल लो। अच्छा, मैंने अभी एग्जांपल बताई थी, स्ट्रिंग के नीचे वेट हैंग कर रहे हैं, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज कर रही है कि वॉल्यूम चेंज कर रहा है कि शेप, लेंथ। तो कौन सा मॉडुलस आएगा, यंग्स। वॉल्यूम चेंज करते तो कौन सा आता, बल्क। शेप चेंज करते तो कौन सा आता, शेयर। यहाँ पे देखो, अगर आपने यंग मॉडल्स ग्राफ से निकालना है, स्ट्रेस स्ट्रेन से क्या निकालनी है, और अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, पूरी टोटल एनर्जी लॉस करनी है, यहाँ आपने किसी बॉडी को स्ट्रेच किया, उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई है, तो आपने ग्राफ के नीचे जितना भी एरिया है ना सारा निकाल देना। लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स एंड एमसीक्यू, कि अगर आपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में स्लोप निकालते हो तो वो यंग्स मॉडुलस बताता है, और अगर आप एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकालते हो तो क्या बताता है, यंग मॉडुलस। बेटे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में कि एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, केस स्टडी आ सकती है, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पे पूछेंगे पहले 1 मार्क का, 2 मार्क का पूछने वो ग्राफ बनाओ, ग्राफ के बाद पूछेंगे 1 नंबर में इसमें यंग मॉडुलस कौन होगा, एरिया अंडर द ग्राफ के स्लोप, फिर पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी कौन है स्टोर्ड, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो याद करने फॉर्मूले, पेपर में ग्राफ आएगा, ग्राफ के नीचे क्वेश्चन आएंगे ऐसे। अब जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, बोला ना भी डक्टाइल मटेरियल इलास्टोमर, आगे ग्राफ आ गए। देखो डक्टाइल में ये रीजन कितना ब्रॉड है ना, ये इलास्टिक लिमिट है जो सभी के पास होती है। जेडे ब्रिटल मटेरियल होंगे ना, उन्हें लिमिट बड़ी छोटी होएगी, जैसे ही ग्राउंड फ्लोर के साथ हिट किए साथ ही टूट गए। ये देखो रीजन बहुत ज्यादा है ना, क्या शो कर रहा है, डक्टिलिटी, थिकनिंग ऑफ वायर, हाँ थिनिंग ऑफ द वायर, वेरी गुड। अगला क्या है, इलास्टोमर, ये देखो क्या इसमें थिनिंग वाला केस है, पी बड़ा छोटा है, देखो ऑलमोस्ट दिस स्ट्रेट लाइन, इसका मीनिंग इस केस में एकदम से किया स्ट्रेच हो गया बड़ा ज्यादा, स्लिंकी होता है ना, एकदम से इतना स्ट्रेच कर लिया, ये वो एग्जांपल। ठीक है, ब्रिटल, ये देखो सी पहले आ गया ना, ये रीजन छोटा हो गया, इसको चाहे पेपर में आप और छोटा बना दो, पी के पास सीधा ई, फिर साथ ही थोड़ा सा हम सी। ये तीनों एनसीईआरटी के पार्ट है, 3 नंबर में आने 3 ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। ठीक है, हो जाएंगे ये मेरे एनसीईआरटी में है सारे, मैं नोट्स भेज दूंगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ये लिखो, ये पॉइंट सारे लिखने, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, कोई मटेरियल ज़्यादा इलास्टिक है, कोई मटेरियल लो इलास्टिक है, आपने किसी मटेरियल की इलास्टिसिटी कम करनी है। आप चाहते हो कि स्टील है बट स्टील की इलास्टिसिटी कम कर दें कि स्टील जल्दी टूट जाए। जो होते हैं कौन कहेंगे हम, बॉयलर होते हैं जिनके, जहाँ पे ना मेटलर्जी करते हैं, मेटल्स बनाते हैं, मेटल के नए यूटेंसिल्स बनाने हैं, उनका एम होता है कि मेटल बन गई है या एलॉय बन गया, क्या चाहिए, अब भी क्लास चल रही है,
मेटल की शेप चेंज करनी है आपने, यू आर गोइंग टू चेंज द शेप साइज, बड़ा कुछ चेंज करना है, तो आपको उसकी इलास्टिसिटी क्या करनी पड़नी है, कैसे करें। पहला पॉइंट कहते क्रिस्टल ग्रेन्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर। ये क्रिस्टल ग्रेन कौन होते हैं? नमक देखा आपने, NaCl का स्ट्रक्चर बनाया आपने, वो क्यूबॉइडल सा स्ट्रक्चर बनता है। आपके ना +2 में एक चैप्टर था सॉलिड स्टेट, अब वो कट गया हुआ केमिस्ट्री में, उसमें ना ग्रेन्स आते सारे, हम पूरा स्ट्रक्चर बनाते थे, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते ना उसके एक छोटे से ब्लॉक को बोलेंगे क्रिस्टल ग्रेन। कहते ब्रेक अप इनटू स्मॉलर यूनिट्स बाय हैमरिंग। ये तो कॉमन सेंस है, आप हैमरिंग कर रहे हो, इतना बड़ा पीस क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। एंड रोलिंग, रोलिंग का मीनिंग रोटी जो बनानी है। चीनी क्रश करने तो वे मेथड की है चीनी क्रश करने का, हैमर करो कि ऐसे कर लो। अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है, चीनी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ और नैपकिन 'ਚ ਲਪੇਟ ਲਓ ਤੇ रोल कर लो। हैमर करना फिर ਤੁਹਾਨੂੰ एफर्ट ज़्यादा लगाना है, रोलिंग नाल जल्दी हो जाएगा काम। तो रोलिंग एंड हैमरिंग से क्या होता है, छोटे पीसीज हो जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन, पढ़ो क्या है, आप बताइए, एक कॉपी ਨੂੰ मैं तोड़ना है या पेन ਨੂੰ तोड़ना है, तोड़ना ईजी है, कर लांगा, 2 पीस हो गए। अब इस छोटे पीस को तोड़ना डिफिकल्ट है कि बड़े को तोड़ना, छोटे को तोड़ना ईजी है। सोचो बेटे, बड़े तोड़ना बहुत ईजी है, ऐसे मैं कैप लगावांगा इदा करांगा, ग्रिप ही नहीं बननी। सेम थिंग एयर है, छोटे ग्रेन को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, क्यों, ग्रिप नहीं बनेगी, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी। सो यू वांट टू इंक्रीज के नमक की इलास्टिसिटी बढ़ानी है, तो नमक के ग्रेन्स को की कर दो, पीस दो, पीस देंगे। अच्छा, शुगर क्यूब की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी कि बूरे खंड की? बूरा खंड पता है तुहानू, बूरा खंड की होगी क्रश्ड शुगर, पाउडर्ड फॉर्म में शुगर की इलास्टिसिटी ज़्यादा है कि क्यूब में, पाउडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट, मेटल्स आर अनील्ड। देखो अनीलिंग एंड एक होती क्वेंचिंग। तुसी मेटल गर्म की, शेप चेंज करी, उसका सॉलिड बनाना है, आपने उसको एकदम से ठंडे पानी में डाल दिया, एकदम नहीं, कि कितना गरम गरम मेटल लिता, ठीक है, एकदम ठंडे पानी में डाल, इसको बोलते हैं क्वेंचिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्वेंचिंग। गोल्ड स्मिथ करते, गोल्ड स्मिथ जो भी मुंदरी या कोई डिज़ाइन बनेगा ना, इक्को चुक के पानी पा देंगे, क्वेंचिंग। अगर आप उसको छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए, आधे पौने घंटे बाद धीरे धीरे वो कूल हो रहा है, उसको बोलते हैं अनीलिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो कूलिंग, इंस्टेंट कूलिंग को कहते हैं क्वेंचिंग, स्लो कूलिंग को कहते हैं, वीडियो चल रही है, चलो, कहते हैं अनील्ड बाय हीटिंग एंड देन कूल स्लोली। किया ना स्लोली, अनीलिंग रिजल्ट इन डिक्रीज इन इलास्टिसिटी। ऐसा मीनिंग क्यों होया कि ग्लास बनाया आपने, ग्लास बना दिया, ਕੱਚ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ठंडा करता, वो क्वेंचिंग सी, बट क्वेंच ਨੂੰ छड़ दिता, वो हौली हौली ठंडा हो रहा, अब उसकी इलास्टिसिटी क्या हो गई है, उसको तोड़ना क्या है, ईजी है। सेम इट्स फॉर द सॉलिड्स, मेटल्स। जो मेटल जल्दी ठंडे करेंगे वो मोर इलास्टिक होंगी, जो मेटल धीरे धीरे ठंडी होंगी वो क्या होंगी, लेस इलास्टिक। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डिक्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर, हमें पता है। आप सॉलिड को, किसी को मेल्ट करना हो, मेटल को, तो हीट करते हो ना पहले। मेटल, गर्म मेटल जल्दी ब्रेक होगी कि ठंडी मेटल? गर्म जल्दी हो जाती ना, इसका मीनिंग इलास्टिसिटी क्या होगी गर्म मेटल की? सोचो, इलास्टिसिटी डिक्रीज, गर्म मेटल की इलास्टिसिटी क्या होगी? हेंस द इलास्टिसिटी डिक्रीजेस विद द टेम्परेचर, बट द इलास्टिसिटी ऑफ इनवार स्टील एलॉय है, सिर्फ एक्सेप्शन है ये, डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ये पता कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे भी टेम्परेचर सेंसिटिव इक्विपमेंट पड़े हुए हैं ना, कि टेम्परेचर बढ़ने से चेंज ना आए, उसे यूज़ कर लेंगे। या बीकर्स है कुछ, आपने उसको बंद करना है टाइटली, तो उसके ऊपर जो लिड होगी ना वो स्टील इनवार की लगा देंगे। बीकर को हीट करांगे, स्टील इनवार को चेंज नहीं आना, बंद रहेगा। ठीक है। इट इज सेकेंड सम एक्सेप्शन, ड्यू टू इम्प्योरिटीज इन द मटीरियल इलास्टिसिटी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ये हमारे कंट्रोल में है। कुछ इम्प्योरिटीज इलास्टिसिटी बढ़ा देती हैं, कोई क्या करेंगी, क्या हो, बैटरी, बैटरी बैटरी को कर दो लो मोड पे लगा दो, हो गई स्टार्ट। अच्छा बेटे, अगर इम्प्योरिटीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। अगर इम्प्योरिटीज आपने कुछ डालनी है, कहीं उसकी क्लासिटी बढ़ा भी सकती हैं, कहीं क्या कर सकती हैं, कम भी कर सकती हैं। एग्जाम्पल, स्टील में कार्बन डाल देंगे ना, उसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है, मोर इलास्टिक। बट जिस स्टील में कार्बन नहीं है वो क्या है, लेस इलास्टिक। एप्लीकेशंस, ये सारी रियल लाइफ एप्लीकेशन आ गई। हूँ तुहानू एक एप्लीकेशन करके दिखाना, ठीक है। इधर आओ, दो जने, एक पेज दो पहला कॉपी का, एक एप्लीकेशन तुहानू करके दिखाई कि साडे घर जो लेंटर पैंदा है ना,
की प्रॉब्लम आती है। तो आज जस्ट इधर आ जा, कॉपी लेके आ अपनी, एक आप भी कॉपी लेके आओ, इधर आओ, इधर आओ, सामने कैमरे सामने आओ, इधर आ, इधर आ, कॉपी पकड़ लो, ऐसा पकड़, हाँ इदा इदा, बस बेटे सपोज करो कि बिल्डिंग है, एक खाली जगह है, ਇਹਦੇ ऊपर आपने सामान रखना, नया फ्लोरिंग करनी है, ठीक है, लेंटर पाता, थोड़ा पीछे कर, इन मैं इतने रखता, एन प्लेन शीट लगाती आयरन दी, मैं इतने लोड रखे, मान लो ओ लो टूट गया, मतलब ਇਹਦਾ मीनिंग की होया, स्ट्रेंथ थी इसके पास कुछ नहीं ना, ਇਹਦਾ मीनिंग जे ਅਸੀਂ अपनी बिल्डिंग के ऊपर ना सिंपल आयरन की शीट ही डाल देना, तो अगर जब उसके ऊपर चढ़ेंगे आयरन की शीट इधर लिफ्ट जाएगी, बेंड हो जाएगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे करता हूँ, अब देखना एक पेपर और करो ऐसा जैसे मैं कर रहा हूँ, शेप अभी देखते हैं शेप चेंज करने से क्या होगा। ऐसे कर लो, दिखाओ, रफ आइडिया है कि क्या होता है। एक पेपर और निकालो, चलो दिखाओ, दोबारा करो, ऐसे मैंने कर दिया, ये ऐसे रख दिया, इसको थोड़ा टाइटली होल्ड करना हमने, एन इधर रख दो, एन पकड़ ऐसा रखता है, ठीक है, ये थोड़ा कॉर्नर्स पे है ऐसे। अब इस पर मैंने पेज रखा, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ना ऐसे रखा, कुछ हुआ? अगर नीचे वाले दोनों ना होंगे, उन्हें थोड़ा पीछे करो, हाँ, अगर नीचे ये दोनों नहीं है, अब क्या होना? तो ये दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये पता किसकी एग्जाम्पल है? आपने वो देखे हो बिल्डिंग में गार्डर पड़े होते हैं लोहे के, वो क्यों डालते हैं? टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। उसका अब देखो यही जो चीज़ थी, अगर मैं इसको फ्लैट कर दूं, ये देखो ऐसे कर दिया, इसकी थिकनेस कम है कि ज़्यादा? और इसको जो मैंने ऐसे किया तो थिकनेस देखो क्या है, ये जितनी थिकनेस ज़्यादा हो रही है ना उतना ही बेनिफिट हमें। अब वो कैसे है, वो सारी एप्लीकेशन में आएगा। बैठो, चल जा, वीडियो चल रही। ये पता कौन सी एग्जांपल है? ये देख, ऐगा गार्डर, लोहे का गार्डर, जिन्होंने गार्डर कहते, पता है लोहे की बड़ी लंबी सी होती है, रॉड होती है, बड़ी हैवी होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट थी, आपने बीच में लोड लटका दिया, कर दिया लोड। लोड क्या करेगा? नीचे खींचेगा। ये ऐसी थी, ऐसे हो गई, इसको तो बकलिंग क्या बोलते हैं इसको, ये है बकलिंग। क्या हमें बकलिंग चाहिए रियल लाइफ में कि नहीं चाहिए? क्या असं चाहते हैं कि बिल्डिंग च गार्डर पे हो ऊपर कोई बंदा चढ़े तो इदा हो जाए? हो रहा है साढ़े घर, इदा हो रहा है। स्कूल बिल्डिंग बने एवली, आई थिंक सेक्टर 2 बने अराउंड 15 ईयर्स तो प्लस हो गए। हमारे घर 40 ईयर्स पुराने हो जाते हैं, 50 ईयर्स पुराने होते हैं, कुछ होता है कारण की है। बकलिंग के लिए जो ये रॉड पड़ी हुई है ना, उसमें देखो ये उसकी लेंथ है, जितनी लंबी रॉड होगी ना, लेंथ जितनी बढ़ेगी बकलिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोपोर्शनल है। ये डेल्टा उतना ही, मतलब गार्डर लंबा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ मिनिमम लेंथ। नॉर्मली वो आई थिंक अराउंड 4 to 5 मीटर लॉन्ग होता है बस। यंग मॉडल्स हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? डेल्टा को कम रखना है। स्टील द यंग मॉडल्स की है, तो जितनी ज्यादा। अब ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं? ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बीइंग ए सिविल इंजीनियर। कल को हम में से ही किसी ने सिविल इंजीनियर बनने जाना है, अगर बीटेक करनी है तो सिविल इंजीनियर बन के हमने जब बिल्डिंग मटेरियल बनाना है तो बिल्डिंग मटेरियल की क्वालिटी चेक करनी है, यंग मॉडल्स हाई है कि लो है। पता है क्या करते हैं इंजीनियर? छोटा सा पीस निकाल लेते हैं और टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं, बताओ भी इसका यंग मॉडल्स कितना है। अगर यंग मॉडल्स सेटअप का हाई होगा तो ही परचेज होगी, लो होगा तो परचेज। अब ये देखो डी क्या है? थिकनेस। डी जितना कम होगा डेल्टा की होगा उतना ज्यादा। तो डी जितना ज्यादा हो गया, अगर मैं पेपर गार्डर में प्लेन वाला डाल दिया ऐसे, इसकी थिकनेस देखो कितनी कम है ना पेपर की। और जब मैंने इसको ऐसे बना दिया था, इसी पेपर को मैंने ऐसे करके ऐसे बना दिया, ये थिकनेस, ये वाला पार्ट थिकनेस इतने से इतना कर दिया मैंने। इतने से इतना कम से कम नहीं तो 1000 टाइम्स किया। कितना है? क्योंकि अगर हम प्लेन की इस पेज की थिकनेस देखते हैं ना, ये राउंड मान लो 0.1 मिलीमीटर है। कितना है?
और ये कम से कम नहीं तो ना, एक घट तो घट वीडियो चल रही है, एक घट तो घट नहीं ना, एक 30 mm है, कितना है ये 0.1 और 30 mm कितने टाइम इंक्रीज किया, 300 टाइम्स, कितने किया 300 टाइम्स। अगर मैं डिनोमिनेटर को 300 टाइम इंक्रीज करता हूं, उसकी पावर कितनी है 300 की क्यूब कितना करेंगे 27000000। तो न्यू में ये वाली क्वांटिटी इतने टाइम डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मीनिंग मटेरियल वही था, पेज वही है, आयरन उतना ही है, बस आयरन की शेप यहां से क्या कर दी, ये चेंज कर दी, गार्डर ना आता। उन्हें बेनिफिट क्यों होया, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी, उसके ऊपर कितना ज़्यादा लोड रख लो उसने बकल। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है जो मैंने बतानी। इस चैप्टर का पढ़ाने का मेन मोटिव ये था कि आपके बिल्डिंग जो बनती है ना, यहाँ पे देखो पड़ा ऊपर एक गार्डर पे है सारा, लोहे का गार्डर, कितनी लेंथ होगी नोट कर लो, अप्रॉक्सीमेट अराउंड 4-5 मीटर राउंड है आई थिंक। तो 5 मीटर लेंथ वाला जो गार्डर है उसके ऊपर एक स्टोरी है, उसके ऊपर एक और स्टोरी है। तो इस गार्डर के ऊपर इस बिल्डिंग की इतनी 2 स्टोरीज का वेट है, एंगल हो रहा है, और उसके ऊपर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं, भी 3rd स्टोरी भी है, देख रहे हो ना जो। तो इसका मीनिंग साइंस की हेल्प से हम अपना बिल्डिंग मटेरियल बना रहे हैं। और कर क्या रहे हैं, हमने कॉस्ट एफिशिएंट कैसे की, हमने क्या किया, मटेरियल उतना यूज़ किया, शेप चेंज कर दी। किसने बताया हमें शेप चेंज करो, फिजिक्स ने। ये क्लियर हो गई चीज़ पहले। तो ये वन ऑफ द एग्जाम्पल मैंने किए हैं, बाकी अराउंड 5 to 6 एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। ये सारा आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये सारे आपने होमवर्क में पढ़ने हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम इसकी एनसीईआरटी करेंगे, बैक एक्सरसाइज और एनसीईआरटी बुक लेके आनी सभी ने, ठीक है। चलो इसको कर दो बंद।